हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स बाय अरुण सर। और हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब। ठीक है, सो आई होप अब तक आपने इस पूरे चैप्टर को जितना भी अपन ने किया है बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत के साथ आपने कवर अप किया होगा और रिवाइज भी आप इसको लगातार कर रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज रिवीजन इज द की। मैं लास्ट लेक्चर में भी बोला था, है ना, जाते जाते भी बोला था और आज की शुरुआत में भी बोल रहा हूँ, रिवीजन इज द की। जितने फॉर्मूला के डेरिवेशंस, उनके एंड रिजल्ट्स, जितना भी कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है वो अगर आपको याद रहता है, उसको आप लगातार रिवाइज करते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं, है ना, तो वही कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और साथ ही साथ आपको फॉर्मूले अगर याद होते हैं तो सोने पे सुहागा। ठीक है, मज़ा आ जाता है ना, और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मज़ा आता है। तो आज जो पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था और थोड़ा पहले का भी, उन सबके कुछ न्यूमेरिकल्स में लेकर आया हूँ जिससे कि अपने कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो, है ना। तो वो कुछ न्यूमेरिकल्स करने के बाद, जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि हम पोटेंशियल पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन अभी तक निकाला है ना। अब हमें डिफरेंट चीज़ों की वजह से पोटेंशियल निकालना है कि क्या होता है ना। तो वो हम करेंगे बच्चों, है ना, वो डेफिनेटली हम करेंगे, वी विल गोना डू दैट। बट उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स टू क्लैरिफाई द थिंग्स वी ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है ना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको क्लैरिफाई करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आज लेकर आया हूँ। देखिए, ये लास्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, उल्टा चलते हैं अपन। ठीक है ना, देखिए ये जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है उसमें आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब ये होता है बच्चों, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं या इन्फिनिट पे टर्मिनेट होती हैं। ऐसा ही है ना, बताया था मैंने पढ़ाते वक्त। ठीक है, ओके। तो भाई ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन जब निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बना देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करनी है ना। जब ये लाइंस निकल रही हैं, ये आपको दिया हुआ है ना, ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज कोई इधर होगा, उधर कोई नेगेटिव चार्ज होगा या उधर कुछ होगा नहीं, जो भी होगा, बाकी पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं लाइंस। क्लियर है ये चीज? ओके। यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया मैंने ए, यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया बी। आपसे पूछा गया है कि साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वीए, वीबी माइनस वीए का साइन क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आज जो मैं चीज लिखवाने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट इट ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the direction of electric field is such that it always in the direction of decreasing potential, it always in the direction of decreasing potential, हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन होती है इसकी। जब हम डेरिवेशन करा था हमने, और हमने बार बार वीबी माइनस वीए निकाला था और देखा था वीबी बड़ा होगा या वीए बड़ा होगा, तो वहां पे भी मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया था। यहाँ पे भी आज मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इसलिए स्टार पॉइंट बना के इसको जरूर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूं बता रखी है, मतलब पोटेंशियल डिक्रीजिंग होगा। यहां पर मैं वी ए बोल देता हूं, यहां पर मैं वी बी बोल देता हूं पोटेंशियल को, तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या होने वाला है बेटा, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पर पोटेंशियल कम होगा, यानी वी ए शुड बी ग्रेटर देन वी बी, ये पता होना चाहिए हमको। ठीक है, और अगर वी ए बड़ा है वी बी से, तो हमसे क्या पूछा है, वी बी माइनस वी ए, और वी ए बड़ा है तो साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। आंसर सीधा, सिंपल चीज है। वैसे आप डेरिवेशन में जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। जिधर मैं जा रहा हूं और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों सेम है, एक तरह से देखा जाए तो, है ना, या 0 to 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उनके बीच में, मतलब सेम तरह से जा रहे हैं वो, है ना, और दोनों सेम डायरेक्शन एक्यूट एंगल में या सेम डायरेक्शन जीरो एंगल में जा रहे हैं। तो क्या होता था, ई डॉट डी आर, ई डी कॉस थीटा बनता था। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, ई डी कॉस थीटा बनता था, और कॉस क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है तो कॉस जीरो मतलब 1, यानी ई डी बन गया सिर्फ। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू ई डी, और वी बी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ई डी बनेगा ना, माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डी, और उसके बाद जो वी बी माइनस वी ए का वी ए उधर जाएगा तो वी बी इक्वल्स टू वी ए माइनस ई डी आ जाएगा। तो वी ए बड़ा है, वी ए में से ई डी माइनस कर रहे हो तब वी बी आ रहा है, पता है ना। एक बार डेरिवेशन को दोबारा से देखिएगा, पिछले लेक्चर में मैंने सब कुछ कराया हुआ है बच्चों। ठीक है,
लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता तो छोटा सा एक चीज अगर याद कर लोगे आप कि हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ऑब्वियसली अगर मैं बोल रहा हूं ये मेरे पास चार्ज से भरा हुआ बोर्ड है, ठीक है, चार्ज से भरा हुआ बोर्ड ये है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज से भरा हुआ ये बोर्ड है। अगर पॉजिटिव चार्ज इस पूरे बोर्ड के ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इससे अवे। भाई हमने पढ़ा ही है कि पॉजिटिव के लिए अवे, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स, तो इससे अवे, है ना। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, इस बोर्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यूं है ना। और मैं आपसे ऐसे ही बोल दूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है इस बोर्ड पे, तो आप मुझे बताओ पोटेंशियल कौन सा ज्यादा होगा, ए या बी वाला? तो जो पास में होगा इसके वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, और दूर होगा वहां पोटेंशियल कम होगा। मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल ज्यादा से कम, तो डायरेक्शन उधर ही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल में होती है, ये याद रखना, ठीक है। तो ए से बी जब हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है ना। तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है, इसका मतलब ए से जब मैं बी पे जाऊंगा तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज होना चाहिए इसका मतलब वी ए बड़ा होना चाहिए, वी बी छोटा होना चाहिए, वी ए बड़ा वी बी से, और वी ए बड़ा वी बी से, तो वी बी माइनस वी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। ये हमारा फर्स्ट आंसर, क्लियर है? ओके। उसके बाद आपने पढ़ा होगा भाई कि वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू मूवेबल। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्यू मूवेबल से डिवाइड कर देता हूं अगर, तो मेरे पास यू बी माइनस यू ए मतलब पोटेंशियल आ जाता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है? जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को या पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को, है ना, यहाँ पर ये फॉर्मूला भी सही है बिल्कुल, और ये वाला फॉर्मूला भी सही है कि भाई v इक्वल्स टू यू अपॉन क्यू मूवेबल, वो डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है, और ये सिंपल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखा है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन चाहिए तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन चाहिए तो ये रहा। समझ में आया? ये सब कुछ कराया हुआ है डेरिवेशन से अपन ने, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम निकाल चुके हैं कि वी बी माइनस वी की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। उसने क्या क्वेश्चन पुटअप किया ये देखिए, अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट ए देन मूव टू बी। एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा जाता है, एक नेगेटिव चार्ज यानी माइनस क्यू मान लेता हूं मैं ना, एक माइनस क्यू को मैं यहां रखता हूं और इसको यहां से यहां लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो उसमें उसने बोला है कि व्हाट इज द साइन ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का डायरेक्शन क्या? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होता है? सबसे पहले यहां लिख लो यू एफ माइनस यू आई, फाइनल पॉइंट कौन सा है? बी, तो यू बी माइनस यू ए। इसका साइन पूछ रहा है वो आपसे, है ना। जब इसका साइन पूछ रहा है, मुझे वी बी माइनस वी ए का साइन पता है। वी बी माइनस वी ए का साइन क्या है? नेगेटिव है, इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए का साइन मेरे को पता करना है, तो यू बी माइनस यू ए पता करना है सर, अपॉन क्यू मूवेबल। कौन सा, किसको लेके जा रहा हूं मैं? नेगेटिव चार्ज को लेके जा रहा हूं, तो नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस क्यू, ठीक है। तो ये माइनस इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी यू बी माइनस यू ए को जो साइन है वो हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया? मतलब ये जो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। समझ में आ रही ना मेरी बात? आ रहा है समझ में? बिकॉज चार्ज नेगेटिव आ गया, तो अगर ये क्यू मूवेबल नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव है, सही मैंने निकाल लिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो यूबी माइनस क्यू का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आई थिंक क्लियर हुई होगी पिक्चर थोड़ी बहुत, समझ में आया होगा बेटर तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, आराम से देखो, जितनी जल्दी मैं करा रहा हूं आपको उतनी ही धीरे और आराम से करना है। एक एक लाइन 2-2 3-3 बार सुन लेना, क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है, देखो क्या है, मेरा जो ट्रेड है बच्चों, मेरा जो ट्रेड है मैं आपको बताता हूं। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, और मैंने इलेक्ट्रिकल से एमटेक भी किया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो चीजें हैं मैंने बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ी हुई हैं। तो हो सकता है कभी कभी मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी कैजुअली बोल रहा हूं। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है। हर कैजुअल वर्ड आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं ताकि आपके और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, ठीक है। चलिए, उसके अलावा जो हमने भाई रिलेशन निकाला था लास्ट में, जब यूनिफॉर्म ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी बात है, तो उस रिलेशन में बहुत सारों को दिक्कत थी। तो रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, आप इतना समझिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन अगर आप निकाल रहे हैं, है ना, तो सिंपल सी बात यह है कि या तो मेरे को क्वेश्चन में वी दिया होगा तो ई पूछेगा, या क्वेश्चन में मेरे को ई दिया होगा तो वी पूछेगा। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना। भाई ऐसा तो नहीं है कि आपको ई भी नहीं दिया वी भी नहीं दिया, आपसे बोला कि वी निकालो। भाई दोनों, भाई अगर मैं ए इक्वल्स टू बी बोल रहा हूं तो बी पता होगा तभी ए पता चलता। समझ में आ रही है ना मेरी बात? भाई एक इक्वेशन में आपको वेरिएबल कितने होंगे?
भाई अगर दो वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल देके तो दूसरा वेरिएबल पूछेगा ना भाई, सिंपल सी बात है ना। तो याद रखना 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल देके एक तीसरा वेरिएबल पूछेगा। तो इस चीज को ध्यान से आप लोग अपने मन में बिठा लीजिए। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास जिसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, है ना, बिकॉज आपने देखा नहीं ये सब चीजें, इसलिए बता रहा हूं। ऑलवेज देयर इज अ सॉल्यूशन, वेरी इजी थिंग्स, बहुत आसान चीजें हैं, कोई टफ चीजें नहीं है। हमेशा आपको गिवन चीजें होंगी विद इन द क्वेश्चंस, आपको पहचानना है उन चीजों को, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको लेता हूं ये वाला क्वेश्चन, मान लीजिए, ठीक है, क्या दिया हुआ है भाई मेरे को, देखो मुझे दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 20 न्यूटन पर गुलाम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है क्या पूरी? नहीं, अभी इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब इसने पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड दे डाली। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर लिखना चाहूं तो वो 20 आई कैप हो गया, और मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं सिर्फ तो E इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम हो गया। समझ में आया ये चीज जो गिवन है अपन को? ठीक है। अपन को ये भी पता होना चाहिए कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है ना। ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। तो VA माइनस VB इसने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया था, VB माइनस VA नहीं पूछ रहा है, VA माइनस VB बोल रहा है, और A और B पॉइंट इसने मुझे दे दिए। Z अच्छा इसने दिया नहीं है, Z नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? अच्छा, सबसे पहले इसने जो पूछा है ना आपसे उस पर ध्यान दो, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है इसने ना, हाँ ठीक है, E देके पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है इसने अपन से, चलो साहब ठीक है। अब E में इसने क्या बोला है कि E जो है वो होता क्या है, पहले तो ये बताओ। E वेक्टर क्या होगा साहब? EX तो आई कैप होगा, प्लस EY जे कैप होगा, प्लस EZ के कैप होगा कि नहीं होगा? आप तो पूरा E पे आ जाओ। E वेक्टर क्या होना चाहिए साहब? हमने तो ये पढ़ा था ये होना चाहिए भाई, हमने जब फॉर्मूला निकाला था, डिराइव किया था, तो हमें क्या मालूम था कि E वेक्टर क्या होता है? एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म कुछ भी हो। समझ में आया? अच्छा, अब E वेक्टर दिया हुआ है और V पूछा है आपसे, V या VA माइनस VB पूछा है, जो भी पूछा है वो पूछा है आपसे, निकालते हैं साहब, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ काम नहीं है ना। देखिए चलिए, अब E दिया हुआ इस तरह से हमको। अच्छा मुझे बताइए EZ की वैल्यू कितनी है? 0 है। EY की वैल्यू कितनी है? 0 है। समझ में आया ना? अच्छा, V कैसे निकालता था मैं कि VB माइनस VA, मेरा एक फॉर्मूला सिंपल सा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr वेक्टर वेक्टर, और ये R1 से R2 तक या R इनिशियल से R फाइनल तक, ये फॉर्मूला था कि नहीं था मेरा? सबसे पहले यही तो फॉर्मूला निकाला था मैंने, है ना। तो ये फॉर्मूला था मेरे पास रिलेशन में। अब ये इसके बाद ही तो किया था मैंने कि भाई E कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, ED cos थीटा हो जाएगा, या कांस्टेंट नहीं है तो E अंदर ही रहेगा, फिर अंदर ही रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये देखना, अंदर ही रहेगा तो माइनस इंटीग्रेशन x1 से x2 तक EX dx, अब वेक्टर नहीं लगा रहा क्योंकि x डायरेक्शन पहले ले ली मैंने, माइनस इंटीग्रेशन y1 से y2 तक EY dy, माइनस इंटीग्रेशन z1 से z2 तक EZ dz, है ना। अगर भाई मेरे पास, अगर मेरे को सब निकालने होते तो मैं सब करता। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? पर मुझे EY दिया ही नहीं है, 0 है EY, EZ दिया ही नहीं है, 0 है EZ, तो मेरे को करना क्या है? सिर्फ ये करना है मुझे। समझ रहे हो मेरी बात? VB माइनस VA मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए यार Y और Z का क्यों निकालूंगा जब मेरे को है ही नहीं? तो होता तो निकालता, है ही नहीं तो क्यों निकालूंगा? मुझे सिर्फ एक्स डायरेक्शन का देखना है, ठीक है। तो ये देखो एक्स डायरेक्शन का ये रहा, तो मतलब मैं इनको तो फालतू में लिख रहा था, तो मिटा दो इनको यार। जब EY 0 है, EZ 0 है तो मिट गया वो, खत्म बात। अब ये फॉर्मूला बन गया मेरा पूरा का पूरा। अब बहुत आसानी से ना निकाल सकता हूं मैं, देखो कैसे निकालूंगा, देखते जाइए। अब ये VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन, B पॉइंट फाइनल था मेरा, A पॉइंट इनिशियल था मेरा, ठीक है ना। याद रखना आपको क्या निकालना है? VA माइनस VB निकालना, तो मैं बाद में माइनस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। या तो आप पहले से इसको VA माइनस VB लिखो तो आपको भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन अपन तो फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। लास्ट में अगर उसने VB माइनस VA की जगह VA माइनस VB पूछा है तो मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो VB माइनस VA यहाँ पे क्या है? x1 से x2 तक, ठीक है ना। और EX कितना है? 20। अब आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने पहले एक्स डायरेक्शन में ले लिया है उसको, है ना। ओके, तो 20 जो EX है, और DX
ठीक है, सिंपल है काम यार। 20 बाहर आ जाएगा तो 20 बाहर आ गया, है ना, तो -20 हो गया बाहर। क्या हो गया? -20 और इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 और dx। ठीक है, अब x1 x2 क्या होंगे ये समझो आप। x1 x2 क्या होंगे बच्चों? x1 x2 क्या होंगे ये देखो आप भाई। आप देखो, आपको बोला हुआ है कि भाई अब मैं तो, मेरे लिए तो ये भी नॉर्मल पॉइंट्स हैं, मैं तो वी माइनस वी निकाल रहा हूं, है ना, तो मेरे लिए x1 क्या होगा? यही। मेरे लिए x2 क्या होगा? यही। सिंपल सी बात है। तो x1 से x2, अच्छा ये 2 का कोई काम आया ही नहीं, कोई बात नहीं आया तो हटा दो। ये तो y, ये तो क्या है? ये y1 है और ये y2 है, इनकी काम आया ही नहीं अपने, तो इसलिए नहीं है। y 0 है तो काम आया ही नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 2 कोऑर्डिनेट, अब ये भी नहीं देता वो अगर तो भी चलता अपन को, समझ रहे हो? उसने बस कोऑर्डिनेट के रूप में दे रखे हैं अपन को। तो x1 मेरा 0 हो गया, x2 मेरा 4 हो गया, तो यानी x1 0 तो 0, x2 4 तो 4। सिंपल। अब 1 का इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1 को मैं लिख सकता हूं यहां पर x की पावर 0। अब x की पावर 0 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, है ना। तो x की पावर 0 + 1 x अपॉन 1 यानी x, है ना। तो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, 0 + 1 क्या होता है? 1, और अपॉन 1 क्या है? 1 ही है, वही है, कोई दिक्कत नहीं। और 0 + 1 भी क्या होता है? 1। तो इसको लिखो नहीं, लिखो x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, x ही होता है ना, कहने का मतलब है। अब x आ गया, इसका इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक लगेंगी? 0 से 4, और ये क्या है? -20, ये है मेरे पास। क्लियर पिक्चर है? क्लियर है? सिंपल, ओके। अब चलिए क्या आ रहा है? ये -20 इंटू अपर लिमिट रखूंगा 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 4 - 0 4, है ना। और 4 2 जा 80 आ गया, है ना। 24 जा 80 आ गया माइनस का। और ये क्या है मेरे पास? VB - VA। ठीक है, VB - VA क्या आ गया मेरे पास? 80। अब VB - VA अगर मेरे पास 80 आया तो VA - VB क्या आएगा मेरे पास? -80 आया ये मेरे पास, है ना, तो ये आ जाएगा +80। सिंपल सी बात है, आंसर। समझ में आया? अगर E दिया हो और V पूछा हो, या E दिया हो या पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हो, तो किस तरह निकालना है? ठीक है, क्लियर है ये चीज, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये है शांति के साथ पिछला वाला लेक्चर और उससे पिछला वाला लेक्चर, जब से पोटेंशियल स्टार्ट किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ के जो पोटेंशियल स्टार्ट किया था हमने, उस वाले लेक्चर से अभी तक का लेक्चर जो पढ़ोगे है, ये सेकंड चैप्टर का कंटेंट है सारा का सारा, और बहुत सिंपल, बहुत ईजी गोइंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। समझ में आया? क्लियर हुई होगी पिक्चर, है ना। अच्छा, इंटीग्रेशन वगैरह आपको आना चाहिए भाई, उसमें मैं आपको कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन 11th का पार्ट था, 11 में पढ़ाया था आपको फिजिक्स के अंदर जो आता है। 12th में मैथ्स वाले बच्चों के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा, मैथ्स में अच्छी तरह कर लेंगे। वो बायो वालों आपको लगातार इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए। अब देखो भाई, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब इसमें उल्टा हो गया। इसमें मेरे को एक्चुअली V दिया हुआ है किसी एक पॉइंट पे, और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली उस पॉइंट पे उसने। तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अब V क्या दिया हुआ है मुझे? V दिया हुआ है मुझे x y + y z + zx + x y z। ठीक है, अच्छा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसने ये इस पॉइंट पे पूछी है मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि E = -dV/dr बोल दो, या माइनस, ये इंस्टेंटेनियस होती है, या माइनस कर्ल ऑफ V बोल दो। ठीक है, अब ये कर्ल क्या होता है ये पढ़ाया हुआ है आपको, है ना, =(del_v/del x -del_v/del y -del_v/del z बोल दो। बात एक ही है सबकी, यही निकालना था बस अपन को, ये निकालना है। अब ये del_v/del x कैसे निकालना है, तो ये देख लो यार, del_v/del x देखते जाना कैसे निकाल रहा हूं, है ना। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था इसके अंदर, तो समझा रहा हूं कैसे करते हैं। x के रेस्पेक्ट में आपको इसका v का डिफरेंशिएशन करना है, del_v/del x, x के रेस्पेक्ट में। मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों कहला रहा है? सिर्फ इसलिए कि x को छोड़ के बाकी सब आप dy/dx नहीं ले सकते हो, क्योंकि y क्या है? कांस्टेंट है, उसका 0 होगा। ठीक है, dy/dx नहीं ले सकते हो, dz/dx नहीं ले सकते हो। मतलब x को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मान लेना, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन,
है ना। और y ऐसा नहीं x को ही छोड़ के, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मानना, है ना। अगर मैं dv/dy कर रहा हूं तो y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, ठीक है, बस यही काम करना और क्या है। देखो प्रैक्टिस करो, अगर ये xy है, ध्यान से देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को, xy है, अब xy में x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मतलब y क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं इस टर्म का करना चाहता हूं डिफरेंशिएशन तो y कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, तो y तो आगे आ गया। x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, खत्म हो गई बात, निकल गया। प्लस yz का कर रहा है ना, और yz का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा यार, यहां तो x है ही नहीं, y भी कांस्टेंट z भी कांस्टेंट तो 0, समझ में आया। या zx है, z कांस्टेंट है, x का वापस से 1 तो z आ गया बस x का 1, और प्लस यहां पे y इंटू जेड कॉन्स्टेंट है तो y इंटू जेड आगे आ गया और x का 1, खत्म हो गई बात, ये आ गया dv/dx। अच्छा ये डेल v बाय डेल एक्स आ गया, डेल v बाय डेल y निकालो, डेल v बाय डेल y निकालो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब डेल v बाय डेल y निकालते हैं, मतलब y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, अब y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है मतलब ये x कांस्टेंट है, तो x कांस्टेंट है तो x आगे आ गया, y का करना है 1 प्लस yz, z कांस्टेंट है, y का करना है 1, y का 1 हो गया, प्लस zx का करना है, यहाँ पे y है ही नहीं, x भी कांस्टेंट z भी कांस्टेंट तो 0, तो 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। x y z का करना है तो x और z क्या है कांस्टेंट, तो प्लस x z हो जाएगा और y का क्या हो गया 1, खत्म बात इसका भी। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है साहब। आगे देखो, अगर मेरे को यहाँ पर डेल v बाय डेल z निकालना हो, देखिए मैं क्या करता हूँ पता है, मैं डायरेक्ट निकाल के यहाँ पे लिखता हूँ, डायरेक्ट सब अलग अलग नहीं निकालता हूँ इनको, लेकिन आप शुरुआत में हैं तो शुरुआत में आप क्या करिए अलग अलग निकालिए ताकि गलती ना हो, है ना, एक्यूरेसी मेंटेन रहे, और उसके बाद फिर पुट कीजिए इसके अंदर, है ना, अलग अलग। जैसे मैं निकाल रहा हूँ डेल v बाय डेल एक्स अलग निकाल लिया, डेल v बाय डेल y अलग निकाल लिया, डेल v बाय डेल z अलग निकाल लिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ उसको, है ना। चलिए ये कैसे आया, ये पूरा अपन ने डेरिवेशन किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा ना। ओके, डेल v बाय डेल z, अब डेल v बाय डेल z कैसे निकालना है, देखिए x और y दोनों कांस्टेंट है, यानी z को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट है, तो यानी x y दोनों कांस्टेंट 0 तो 0, मतलब x y कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस y z, y कांस्टेंट है z का 1 तो y आ गया z का 1, प्लस x कांस्टेंट है और z का 1 तो 1, z का 1 हो गया, x कांस्टेंट आगे आ गया, प्लस यहाँ पर x y कांस्टेंट है तो आगे आ गए और z का क्या हो गया 1, ठीक है। समझ में आया ये चीजें, ये बहुत ये सिंपल चीजें हैं। अच्छा अब मेरे को इस ई में रखना है तो मैं ई में ये सब चीजें रखूंगा, इससे बढ़िया डायरेक्ट वैल्यूज रख लूंगा ना यार, मुझे पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3, तो ये क्या दिया हुआ है मुझे, ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है y और ये दिया हुआ है z, तो x y z दिए हुए हैं मुझे, तो यहाँ पे वैल्यूज रख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। करने के बाद रखनी है डिफरेंस, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो रखिए, ये कितना हो जाएगा, y कितना है 2, तो 2 प्लस 0 2 प्लस z कितना है 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 2 जा 6, 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल चीज है यार। इसको देखो, x कितना 1, 1 प्लस z कितना 3, 4 हो गया, 4 प्लस 3 7, ठीक है। ऐसे इसको कैलकुलेट करोगे अगर तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, है ना। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अच्छा ये वेक्टर और यहाँ पर ये लिखना आई कैप, पूरा नहीं लिखा था भाई, जे कैप और ये के कैप, है ना, वेक्टर फॉर्म में होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये याद रखना है यार, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म है और जबकि पोटेंशियल स्केलर फॉर्म है। तो ई वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, यानी माइनस ये डेल वी बाय डेल एक्स तो 11 यानी माइनस 11 आई कैप, क्लियर है, सिंपल चीज है। उसके बाद माइनस डेल वी बाय डेल वाई क्या है 7, तो 7 जे कैप और माइनस 5 के कैप, अरे क्या कर रहा है, सिंपल चीज है। डेल वी बाय डेल जेड 5 है तो 5 के कैप, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आया। अब आपके आंसर ये नहीं दे रखा, आपके आंसर कुछ और दे रखा है, तो कुछ और क्या दे सकता है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यार। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी ई कैसे निकालते हो आप, रूट ऑफ -11 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, इसलिए माइनस हटा दो, ये माइनस के स्क्वायर तो माइनस ही होते हैं,
हाँ प्लस ही होते हैं, माइनस के स्क्वायर तो ठीक है ना, तो इसलिए ना वो तो 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कुछ दिया होगा तो आ जाएगा आंसर आपका, तो मैग्नीट्यूड आ गया है। समझ में आया आपको? तो बस सिंपल चीज है, यू कैन प्ले विद द थिंग्स व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज, समझ रहे हो ना? ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए भाई आगे चलते हैं, कर लीजिएगा भाई बच्चों, बहुत ही सिंपल चीजें हैं ना, लेकिन बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए थोड़े, है ना, और आप थोरोली कर सको सब चीजें, इसलिए बता रहा हूं। ये देखिए, ये क्या क्वेश्चन है भाई, अब एक और क्वेश्चन दे रखा है, ई दे रखा है आपको आई कैप जे कैप के कैप में, आपसे बोला पोटेंशियल डिफरेंस निकालो पॉइंट ये और ये और ये, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, हटाओ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए निकालना है आपको, हटाओ, ये क्वेश्चन है। अरे यार मैं जानता हूं वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन R1 से R2, जानता हूं नहीं जानता हूं, ठीक है ना, जानता हूं, क्लियर है ना। अब देखो बच्चों, इसको मैं चाहूं तो अलग अलग भी कर सकता हूं कि वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स x1 से x2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई y1 से y2 माइनस ई जेड डी जेड, अच्छी तरह बना लेता हूँ यार, z अपना ही है ना, ये z1 से z2 तक, है ना, ये भी कर सकते हो आप, समझना मेरी बात, मैं क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा अभी आपको, है ना। अच्छा अब देखो यही होता है, अभी बताया था, तो ये जो ई एक्स है ना, ये वेक्टर लिखना यहाँ पे, जब ये अपन ने किया ये सब, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप मत लिखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी होती है बस, ठीक है ना। हाँ अलग अलग कर लिया आपने। चलिए तो देखिए ये आपने किया ई एक्स डी एक्स, तो ई एक्स क्या होगा, उसने दिया हुआ है ई एक्स क्या है, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, यही तो लिखा हुआ है, ये समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो यानी ई एक्स क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 ई एक्स क्या है मेरे पास 2 है, कंपेयर करके देख लो। ई वाई क्या है मेरे पास 3, तो 3, ई जेड क्या है मेरे पास 4, -4, ध्यान से देखना -4, तो माइनस माइनस प्लस, और ये ई जेड -4 है, माइनस प्लस, और ये 4, समझ में आया, -4 है भाई, ई जेड को देखना -4 है ना। चलिए समझ में आया ना ये, अब ये आराम से, अच्छा x1 क्या है, ये से ये रहा x1 से x2, ये है अपने x1 y1 z1, ये है x2 y2 और z2, सिंपल है ना काम यार। तो x1 क्या है मेरा 0, y1 भी क्या है मेरा 0, z1 भी क्या है मेरा 0, x2 क्या है मेरा 1, y2 क्या है मेरा 2, z2 क्या है मेरा 3, सिंपल। अब 2 का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, 2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, उसमें लिमिट रखोगे आप 1 - 0 तो 1 आएगा, यानी 2 ही आएगा सिंपल, तो -2 करके देखना इंटीग्रेशन। 3 का इंटीग्रेशन होता नहीं, बाहर आ जाएगा, तो y के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो y आएगा, है ना, y की पावर 0 + 1 / 0 + 1 यानी y, उसके अंदर लिमिट रखोगे 2 - 0, तो 2 - 0 2 ही आएगा, तो 3 × 2 = 6, और प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा, 1 का करोगे z के रिस्पेक्ट में तो z ही आएगा, z की पावर 0 + 1 / 0 + 1 यानी z, और z में लिमिट रखोगे अपर लिमिट 3, तो 3 माइनस, तो लोअर लिमिट 0 तो 0, तो 3 - 0 3, तो 3 × 4, ये 4 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा ना, तो 4 × 3 4 3 = 12, ठीक है। तो ये वी बी माइनस वी ए आपका आ जाएगा, कितना आया ये 6 2 8, 12 में से 8 गए 4, 4 वोल्ट आया कि नहीं आया, ये समझ में आया। अब देखिए बेटा ये क्या है, ये तो एक चलो ठीक है, ये एक अलग चीज है। मैं एक और तरीका बताता हूं आपको, वेक्टर आपको आते ही हैं, एक और तरीका बताता हूं, ध्यान से देखिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके, ये जो फॉर्मूला था ये किसका था, ये जो ई एक्स डी एक्स वाला फॉर्मूला मैंने पूरा बताया था, ये तो तब बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्स वाई जेड कुछ हो, लेकिन यहाँ तो कुछ था ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है या वेरिएबल है बताओ, ये तो बेटा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो हमें इतना आएगा, इससे नहीं होगा आंसर, लेकिन हमें इतना करने की जरूरत थोड़ी होती है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा ही है, क्या है, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर।
या ई डी कॉस थीटा। ई डी कॉस थीटा क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर ही तो होता है। अब सिंपल सी बात है, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर तो क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, डायरेक्ट लिख लो ई वेक्टर। अच्छा डी वेक्टर क्या है, डी वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉइंट के बीच का, जहां से यहां जा रहा है। अब देखो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ए से बी पे जा रहा है अगर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, ये होगा ना x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यही तो होगा ना डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो मेरी बात? अरे भाई कहने का मतलब है r1 वेक्टर दिया हुआ है आपको 0i कैप प्लस 0j कैप, बताना पड़ता है हर चीज, देख लो तो बार बार, लेकिन फिर आना चाहिए आपको, इसलिए बता दे रहा हूं मैं। r2 वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बिल्कुल बेस लेवल से बता रहा हूं बच्चों, देख लेना। तो डी वेक्टर क्या होता है यार, डेल्टा आर वेक्टर होता है ना, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, कितनी बार बताऊं, आया था ना समझ में? हाँ तो करो ना, तो करो r2 माइनस r1 कैसे करते हो, 1 माइनस 0 1 i कैप प्लस 2 माइनस 0 2 j कैप प्लस 3 माइनस 0 3 k कैप। ये क्या होगा, ये डी वेक्टर होगा अपना, क्यों? क्योंकि r1 जो है वो ओरिजिन था इसलिए जो ये होता है वही हो जाता है, जो लास्ट वेक्टर फाइनल वेक्टर होता है r2 वेक्टर, वही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है। बिकॉज r1 वेक्टर क्या है, 0 है, r1 वेक्टर अगर 0 है तो r2 जो है वही d है, समझ में आया ना? तो इसलिए ये d हो गया मेरा, समझ में आया ना? देख लेना, दोबारा मैं मिटा दिया मैंने, देख लेना क्या होता है। तो यानी कि यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, डी वेक्टर लिख दिया मैंने। अब ये डॉट प्रोडक्ट करना तो सबको आता है सर हमको नहीं आता सर, क्या बात करते रहते हो आप अरे आता है यार, डॉट प्रोडक्ट करना तो आता होगा। 2 1 जा, माइनस तो बाहर लिख ही लो, पहले ब्रैकेट के अंदर करो, 2 1 जा 2, ठीक है सर, 2 1 जा 2, फिर 3 2 जा 6, तो प्लस 6। अच्छा सर आई कैप जे कैप तो लगाया ही नहीं, आपने गलती कर दी। अरे बेटा आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, और ऐसे ही 3 4 जा 12, ये माइनस का 4 था और ये प्लस का 3 था, इसलिए माइनस आएगा, और k डॉट k क्या हो गया 1, समझ में आया ना? ओके, तो माइनस 12 ये वही हो गया, -2 -6 और प्लस 12, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, है ना? तो ये VB माइनस VA इक्वल्स टू 4 वोल्ट आपका आ गया ना, 12 माइनस 8 दैट इज 4 वोल्ट। समझ में आया? तो इतना करने की जरूरत, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों मेथड्स हैं अपने अपने, है ना? जब नॉन यूनिफॉर्म हो अक्सर जब यूज़ किया जाता है इसको, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर थोड़ा बहुत भी गफला हुआ तो गड़बड़ हो जाती है। बाकी ये तो आपको पता है ही सही, पूरा का पूरा क्लियर है पिक्चर। तो देखिएगा, इसको मिटा रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जो अपन को आने चाहिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जब कर लोगे आप इससे सारे के सारे, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एकदम, इनको लेकर, है ना? इनको लेकर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है? ओके, अब देखिए बच्चों, अब कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करते हैं जो हमने पढ़ा था, है ना? उसी डेरिवेशन के अंदर बीच में आया था हमारे पास, जब हमारा ई डी कॉस थीटा में थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए, मतलब जिधर हम जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा डी वेक्टर, जिधर हम जा रहे हैं उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर एक दूसरे के हो जाए अगर, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो और हम जिधर जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, तो ऐसा कोई सरफेस अगर है जिस पर जो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, तो उस सरफेस के ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी हैं सबके ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। ऐसे सरफेस को क्या बोलते थे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है? देखो, अगर मैं बोलूं आपसे कि यार एक ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है मेरे पास, इस प्लस क्यू चार्ज के लिए आप मेरे को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बताइए, तो कैसे ड्रॉ करोगे बताओ, कैसे ड्रॉ करोगे? यार सीधी सी बात है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी सब तरफ, देखो खिचकियाँ 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 खिचकियाँ, जाएंगी नहीं जाएंगी? आप खुद सोचो कि भाई हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है कि जिधर भी मैं जाऊं, अगर मैं यहां से यहां कहीं भी जाऊं, है ना, इस चार्ज के आसपास में कहीं भी जाऊं, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सरफेस जो कि
परपेंडिकुलर हो, जिधर भी मैं जाऊं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। और आप अच्छी तरह जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं बेटा, तो आपको एक ऐसा सरफेस बनाना है जहां पर पोटेंशियल सब उस सरफेस पर सब जगह सेम होना चाहिए। तो कैसा सरफेस बनेगा, तो आप देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं एक स्फीयर। इतना सुंदर तो नहीं बना ये, लेकिन आप देखिए इस स्फीयर के ऊपर ये इसको चार्ज कंसीडर करना, इसको एक 3D में स्फीयर कंसीडर करना चाह रहा हूं, है ना। तो जब आप स्फीयर को देखोगे तो स्फीयर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, सबका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। देखो मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये रही, है ना। समझ में आया मेरी बात। और मैं जिधर जा रहा हूं वो भी ये रहा, इधर है, देखो मतलब हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो। ये डी वेक्टर की डायरेक्शन, तो डी वेक्टर और ई वेक्टर हमेशा क्या एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। हर जगह ऐसा ही है, देखो। अब वो डायग्राम में आपको लगे नहीं लगे, है ना, सुंदर डायग्राम है इसलिए, लेकिन हर जगह ऐसा ही है, हर जगह ऐसा ही है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो आज अगर मैं बोलूं अब ये एक प्लेट है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज, देखो अभी ये भी स्ट्रेट नहीं बनी अपन से, है ना कोई बात नहीं। अब ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ना। मैं बोल रहा हूं आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बताइए मुझे, है ना। ये पॉजिटिव प्लेट है कि नेगेटिव प्लेट है, लेट से मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बताइए कैसा होगा, कहाँ आएगा, कैसा आएगा। यार सीधी सी बात है, अगर ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही होंगी, ऐसे 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 जा रही होंगी यार, यूं पॉजिटिव से निकलकर और नेगेटिव के पास ऐसी तो जाती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये रहा एक सरफेस बना दो ऐसा यार, 3D में बना के बताता हूँ, देखो ऐसा 3D में है ये, है ना, वरना एक लाइन बनाया तो समझ में नहीं आता। ठीक है, देखो ये सब जगह परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर सरफेस है। समझ में आया इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, क्या होता है। तो देखना भाई, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है ये, तभी तो पोटेंशियल सेम होगा भाई, वरना पोटेंशियल सेम होगा ही नहीं उस सरफेस पे। चलिए ओके, उसके बाद देखो ये एक 10 वोल्ट है मैं बोल रहा हूं, ये एक 5 वोल्ट है मैं बोल रहा हूं, है ना। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, लेट से। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ पहले तो कैसे बनाओगे, मैंने क्या बोला, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल में होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल में। तो ये 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल इधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर बनेंगी, मतलब ऐसी ऐसी बनेंगी, शुक 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 शुक। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन यही होगा ना भाई, बिल्कुल यही होगा। मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो भाई, कितना होगा, कैसे निकालोगे, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस, निकालिए। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो निकाल लिया, डायरेक्शन तो सिंपल है सर, आपने कहा था डिक्रीजिंग पोटेंशियल में होता है तो हमने भरा डायरेक्ट डिक्रीजिंग पोटेंशियल में। अब आप मुझे बताइए कि भाई मैग्नीट्यूड कितना होगा। अरे घबराने का नहीं है, फॉर्मूले पे आओ यार, फॉर्मूला सोचो ना, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, वापस वही फॉर्मूले पे बार बार, VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस E डॉट DR, R1 से R2 कर चल जाने का इस पे फटाक से। ठीक है, अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो माइनस ED cos थीटा, माइनस ED cos थीटा या माइनस E वेक्टर डॉट D वेक्टर जो भी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये थीटा कितना होगा, अगर मैं 10 से 5 पे जाऊं तो ये A मान लो, ये B मान लो, है ना, प्लेट, तो A प्लेट से B प्लेट पे जा रहा हूं मैं, मान लो, है ना। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहीं से भी कहीं भी जा सकते हो आप, ऐसा नहीं है सर मैंने इसको A मान लिया, इसको किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर उसी हिसाब से आएगा। अगर A प्लेट ये है, B प्लेट ये है और मैं यहां से यहां जा रहा हूं, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल, अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं साहब, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर, इधर, E की डायरेक्शन किधर, इधर, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर हो गई, E की डायरेक्शन भी इधर हो गई, तो थीटा कितना हो गया, E और D के बीच में एंगल कितना हो गया, 0, तो cos 0 कितना होता है, 1, खत्म हो गई बात है। ठीक है, ओके। VB, B पे पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट, माइनस VA, A पे पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, क्लियर है, ओके। माइनस तो माइनस, E निकालना है साहब, नहीं है मेरे पास, D कितना है, 2 मीटर दे रखा है, तो इंटू 2, क्लियर हो गई बात। ये कितना आया, -5 इक्वल्स टू -2E, माइनस से माइनस कैंसल, E इक्वल्स टू कितना आ गया, 2.5 न्यूटन पर कूलम। ये लो, टफ है क्या ये निकालना, मुश्किल है क्या ये निकालना, बहुत आसान चीज है यार,
ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन तू करके बताओगे इसके जैसे ही, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, चलो करके बताना बच्चों, है ना। एक क्वेश्चन अब आपको देता हूं, करके बताइएगा फटाक से, ठीक है। थोड़ा सा मिक्स्ड देता हूं, है ना। अच्छा आप तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ये बता दो, ये है 1 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, ये है 3 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट। अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बता दिया क्या? किधर होगी, ऊपर कि नीचे? हाँ बताओ बताओ बताओ। अबे यार डिक्रीजिंग पोटेंशियल में होती है सर, तो ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल इधर, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सर। समझ में आया ना? अच्छा डिस्टेंस अगर दी नहीं है आपने सर, डिस्टेंस देते तो हम क्या निकाल लेते, डिस्टेंस देते तो हम फटाक से उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल डालते फॉर्मूलों से, ठीक है ना। चलो ये एक टाइमलाइन बना रहा हूं बच्चों में, ठीक है। ये एक टाइमलाइन है 0 2 4 6 लेट्स से, ठीक है ना। अच्छा यहां पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस रखा हुआ है इस तरह से, है ना। 2 को मैं यहां लिखता हूं, 4 को यहां लिखता हूं और 6 को यहां लिखता हूं। यहां पर भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना हुआ है, लाइन सीधी नहीं बन रही, सीधी है पर, है ना। ओके चलिए, है ना। यहां पर इस प्लेट पे दे रखा है 10 वोल्ट, इस प्लेट पे दे रखा है 20 वोल्ट, इस प्लेट पे दे रखा है 30 वोल्ट। ये प्लेट्स हैं बच्चों, है ना, प्लेट्स रखी हुई है, लाइन नहीं है, प्लेट है, सरफेस है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस है 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट, ठीक है। कहां रखे हुए हैं, एक 6 मीटर पे, एक 4 मीटर पे, एक 2 मीटर पे, है ना। ये इधर डिस्टेंस है इन मीटर, इन मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर पूछ लिया आपसे, किधर होगा बताओ, बताओ, ट्राई करो इसको, फटाक से ट्राई करो, फटाक से इसको ट्राई करो बेटा, जल्दी जल्दी। ट्राई कीजिए इसको, जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फटाक से, जल्दी जल्दी। देखिए देखिए, ठीक है, कर लिया होगा आपने। अब देखिए बच्चों, जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर निकालना है तो डायरेक्शन की तो बात ऐसी है कि सर डिक्रीजिंग पोटेंशियल में होता है, तो 30 इधर है 10 इधर है, 30 20 10 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर तो यही होगी भाई, यही है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना सर, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आई कैप आ गई, ठीक है ना, उधर की तरफ, ठीक है। अच्छा अब क्या पूछ रहे हैं, अब आपसे वो ये बात, अब भाई उसने तो पूरा वेक्टर पूछा है, वेक्टर में डायरेक्शन निकाल लिया अगर आपने, तो सब कुछ थोड़ी निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे साहब बताओ, निकालो। देखो मान लो यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, ए से बी पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब ए से बी पे जा रहा हूँ, इसको ए प्लेट मान लो, इसको बी प्लेट मान लो, ए से बी पे जा रहा हूँ, तो VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस ED कॉस थीटा। जिधर मैं जा रहा हूं, जिधर मैं जा रहा हूं, कॉस थीटा जो है ना, जिधर मैं जा रहा हूं उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता है मुझे, तो यानी वापस से कॉस कितना हो गया, ये कॉस 0 1, और VB माइनस VA, यहां से यहां जा रहा था, तो VB है 20 माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस E, और D कितना है, यहां से यहां तक 4 नहीं है, यहां से यहां तक है, यहां से यहां जा रहा हूं, तो 2 से 4 जा रहा हूं तो 2, है ना, 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो 2। समझ में आया नहीं आया आपको, समझ में आया ना, समझ में। 20 माइनस 30 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 2E, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 5 न्यूटन पर कूलम, और वेक्टर आ गया आई कैप, खत्म बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर निकल गया। इजी चीज है, सिंपल चीज है। चलिए मिटा रहा हूं बच्चों इसको, देखिएगा और देखते जाइए भाई। आज अरुण सर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा के रहेंगे भाई, सारे के सारे, है ना, सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस पे बात, सारे तरह के क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। एक और देखिए, इसमें एक और वेरिएशन आएगा, देखो ऐसे तरह से वेरिएशन आ जाता है, कभी कभार आता है, लेकिन आया है तो आना चाहिए। एक बार आया हुआ IIT में, देखिएगा ये 0 ही है अभी, ये 2 ही है अभी, साइड में लिखता हूँ,
है ना, ये 4 ही है अभी साइड में लिखता हूँ, ये 6 ही है अभी साइड में लिखता हूँ। अब जो है ये, अब जो है ये, अब जो है ये, है ना, बराबर बराबर दूरी पे ही है, दिखा लग रहे हैं, ठीक है ओके। वही 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और 30 वोल्ट उल्टा लिखे थे क्या पहले, कोई बात नहीं, अब ऐसे लिख दिए, कोई बात नहीं, चलता है सब, ठीक है साहब। ये जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है 30 बोल देता हूँ, 30 डिग्री पे स्लांटेड है सारे, ठीक है ओके। अब वापस से आपके पास क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, बताइए। निकालिए भाई, कैसे निकालोगे भाई, सीधी सी बात है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल 30 20 10 मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी, समझ में आया। अच्छा डी वेक्टर की डायरेक्शन देख लो अब आप, है ना, डी वेक्टर आप इधर मूव कर रहे हो, यहां से यहां मान लीजिए थोड़ा सा, ये यहां से यहां पे मूव कर रहे हो, अब यहां से यहां पे, है ना, तो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, ए से बी पे मूव कर रहा हूं। दोबारा से देखो, डायरेक्शन भी पता करनी, सब पता करना है, चलो करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर या माइनस ई डी कॉस थीटा, सॉरी माइनस ई डी कॉस थीटा, करिए भाई, चलिए। तो वी बी, बी क्या है 20, माइनस तो माइनस 10 तो 10 इक्वल्स टू माइनस तो माइनस, ई मेरे को निकालना है तो निकालना है, ठीक है। डी, डी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, जिधर मैं जा रहा हूं, जिधर मैं जा रहा हूं, या तो आप ये कंसीडर कर लीजिए कि आप 2 से 4 पे जा रहे हैं, जब 2 से 4 पे जा रहे हैं आप, तो आप इस तरह परपेंडिकुलर चल ही नहीं रहे, आप इस तरह चल रहे हैं, है ना, या तो वो काम कर लीजिए, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहे तो आप सिंपल वही ए से बी पे जा रहा हूं, मैं तो यूं जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं ए से बी पे जा रहा हूं, और ए से बी पर जाने के लिए जो डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी वो निकालनी है आपको, ठीक है, वो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, वो डी क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास ये जो डिस्टेंस है वो डी है, डी वेक्टर है, वो डी है, जो भी डी डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ये डी है ना, ध्यान से देखिएगा मेरे पास, अगर मेरे को दे रखा है कि ये मेरे पास क्या है, यही है ना, वो हो ये हो एक ही बात है, ये मेरे को क्या दे रखा है, ये मेरे पास डी है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये मेरे पास डी है, ठीक है, ये मेरे पास डी है, अच्छा एंगल को देखिए, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है 90 है ना भाई, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना भाई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होती है इसके, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 60, समझ में आया। तो यानी ये डी वेक्टर इस लाइन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा है, बना रहा है, तो ये डी कॉस 60 इधर हुआ, मतलब अगर मैं समझ रहा हूं ना मेरी बात, तो डी को मैं क्या लिख सकता हूं वो देखना आप बस, है ना, वो बता रहा हूं मैं आपको, भाई आप समझो, आप समझ रहे, दिख रहा है डायग्राम में क्लियर, या अलग से बना के बताऊं यार, दिख रहा है ना क्लियर भाई, समझो आप, आपके पास क्या डिस्टेंस है, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, है ना, इसको मैं थोड़ा सा रब करके अच्छी तरह से बना देता हूं, है ना, देखो अच्छी तरह से बना देता हूं एक बार और, खिचकियां हूं खिचकियां हूं खिचकियां हूं, ओके, थोड़ा सा लंबा करता हूं इसको इधर, ओह चलो, ये 2 था, ये 4 था मेरे पास, तो मुझे ये मालूम है बच्चा, मुझे ये मालूम है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, ये वाला 30 डिग्री का एंगल है ना, और ये वाली जो डिस्टेंस है मेरे पास वो मुझे मालूम है कितनी है, यहां से यहां तक की 2 है, मालूम है नहीं मालूम है, और ये जो चीज है वो मेरे पास डी है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास 60 डिग्री है, समझ में आया कि नहीं आया। तो मेरे को दिख रहा है यार कि ये डी है, ये 60 डिग्री का एंगल बना, तो यानी ये जे 60, तो ये डी कॉस 60, यानी ये 2 जो है मेरे पास वो क्या है, वो मेरे पास डी कॉस 60 है, समझ में आया कि नहीं आया ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज जिधर मैं जा रहा हूं मैंने उसी को डी माना है, मतलब मेरा ये cos 0 क्या हो गया 1, इलेक्ट्रिक फील्ड
नहीं, जिधर मैं जा रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये थीटा क्या हो गया मेरे पास 180। समझना, बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूं, फिर से दोबारा से एक बार देखना क्या हो रहा है, ध्यान से देखना भाई। जो चीज मेरे पास अवेलेबल होती है ना, उसी के रेस्पेक्ट में हम आंसर निकालेंगे ना। तो ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से यहां तक मैं अगर जाता हूं तो मेरे पास तो वही डिस्टेंस है बस। तो वो डिस्टेंस कितनी है, 2 है। तो मैंने उसको मेंशन कर दिया कि यहां से यहां तक जाओगे तो 2 है वो। ये एंगल मेरे को 30 डिग्री दिया हुआ था, स्लैंटेड, इस पे है वो प्लेट्स, है ना। ओके, अब मैं तो यहां से यहीं जा रहा हूं, मैं तो सीधे परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा हूं बस उसके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर अगर मैं मूव कर रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है इस बार यार। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ऊपर है, मैं ऐसे मूव कर रहा हूं। मैंने 10 20 30 ऐसे मान लिया, 10 20 30 एक्चुअली उधर से क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं, अपन ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। तो ई और डी के बीच में एंगल कितना हो गया, 180। ठीक है ना, जिधर ई की डायरेक्शन है, डी की डायरेक्शन किधर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब cos 180 हो गया। ये cos 180 कितना होता है, -1, तो ये हो गया प्लस। तो cos थीटा का काम तो हो गया खत्म। ई मैंने लिख लिया, अब डी को लिखना है मुझे। अब डी को कैसे लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखिए यार, ये डी है, यानी ये डी है, ये डी है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये डी cos 60, और डी cos 60 मेरे पास कितना है, 2। समझ में आया। तो यार सिंपल सी बात है, यहां लिख लेता हूं, इधर देखो, अगर डी cos 60 डिग्री मेरे पास 2 है, ठीक है, तो यहां से d cos 60 कितना होता है बच्चों, cos 60 1/2, तो d/2 इक्वल्स टू 2। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज क्लियर है ये चीज। अच्छा ठीक है, चलो देखो, तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, d इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो d इक्वल्स टू मेरे को क्या मिल गया बच्चों, 4 मिल गया। ठीक है ना, तो d को मैं क्या लिख दूंगा, 4। ये d बचा था बस, तो ये क्या हो गया, 4। समझ में आया। ये माइनस आएगा कैसे, प्लस हो गया cos 180 की वजह से, d4 कैसे आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 20 - 10 इज 10 इक्वल्स टू e इंटू 4 इधर आएगा, तो e इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वापस से 2.5, 10/4 हो जाएगा एक्चुअली, है ना, 10/4 और 5/2 दैट इज 2.5 न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, समझ में आया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला आपने, क्लियर है ये चीज, है ना। और इफ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन आल्सो, आपको वेक्टर निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये है, ठीक है ना, मतलब ये है विशकियों, ये है ना, ये है साहब, और ये यहां से ये 90 डिग्री है पूरा, है ना, ये 90 डिग्री है पूरा, ये भी पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा ये आपका 60 डिग्री है, तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये ई है, मान लीजिए ये ई इक्वल्स टू कितना है आपके पास, 2.5, तो 2.5 और ये 60 डिग्री पर है। बहुत सिंपल सी चीज हो गई, देखो अच्छी तरह समझना। यहां मिटा रहा हूं इसको, अगर वेक्टर में लिखना है मुझे इसी को, तो कैसे लिखूंगा, देखना, मैग्नीट्यूड तो आ गया 2.5 न्यूटन पर कूलम। अब ये ई वेक्टर है, ये 60, तो ये वाला भी 60, तो भाई सिंपल सी बात है, इधर हो जाएगा कितना, ई cos 60, ऊपर हो जाएगा कितना, ई sin 60, तो यानी ई cos 60 माइनस आई कैप और प्लस ई sin 60 जे कैप इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। निकाल सकते हो भाई, ई की वैल्यू क्या है 2.5, cos 60 की वैल्यू 1/2, ई की वैल्यू क्या है 2.5, sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2, आई कैप जे कैप मिल गए, है ना। मैग्नीट्यूड निकालोगे वापस यही आएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। ये थोड़ा IIT लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी जो है वो भी IIT में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे आज अभी ये कराए हैं। और देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैसे निकालते हैं अपन चीजें, है ना। अच्छा एक और बात देखिए, ये स्पेसिंग भी थोड़ी देखना, ये ठीक है, इस एरिया में बोल रहा हूं मैं E1, इसमें बोल रहा हूं E2, इस एरिया में बोल रहा हूं, ये भी बहुत प्रचलित क्वेश्चन है ना, ये भी बोल रहा हूं E4, है ना। इससे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में और थोड़ी जानकारी मिलेगी आपको। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है, सर्कुलर से सरफेसेस हैं, है ना, ऑब्वियसली
ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप सब बोलोगे सर डिक्रीजिंग पोटेंशियल में मतलब उधर की तरफ ही होंगी। किधर सबसे मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप बोलोगे सर इधर की तरफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इधर ही मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बोलोगे आप, है ना। अगर मैं बोलूँ कि E1 बढ़ा के मतलब अरेंज E1, E2, E3, E4 इन असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या करोगे आप असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए? बेटा याद रखना स्पेसिंग का बहुत बड़ा खेल होता है यहाँ पर, स्पेसिंग को देखना आप। ठीक है, स्पेसिंग को देखिएगा, ये जो स्पेसिंग है ना इसको कंसीडर करना होता है ना। तो जितनी कम स्पेसिंग उतना ही बड़ा वहां पे क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होगा। कहने का मतलब है आपका E4 विल बी ग्रेटर देन E3 विल बी ग्रेटर देन E2 विल बी ग्रेटर देन E1। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये चीज? समझ में आया ना? कौन से एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो उसका ये आंसर है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। स्पेसिंग देखनी होती है इसमें अपन को। ठीक है, हाँ समझ में आया ना? क्लियर है? चलिए ओके, तो ऐसा एक क्वेश्चन था। क्योंकि क्या बच्चे हमेशा ये करते हैं कि भाई इधर डिक्रीजिंग पोटेंशियल में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज्यादा होगी उधर कम होगी, है ना। तो ऐसा सोचते हैं, है ना। बिल्कुल सही है, वो सोचना आपका बिल्कुल सही है, इधर ज्यादा हो रही होगी उधर कम हो रही होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है कि भाई कहाँ पर ये, उसने इनके बीच में कंपेरिजन पूछा है। वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पूछा, वो इनके बीच में, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी इसके बीच में है, इसके बीच में है, इसके बीच में है, इसके बीच में कौन सी, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, कहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, यहाँ पर स्पार्सर होगी, दूर दूर होगी, है ना। एरिया बड़ा है तो दूर दूर होगी, वहाँ पर पास पास होंगी। ठीक है, तो ये केस आता है, इसको याद रखना, है ना। थोड़ा सा एक अलग सा केस था, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। उसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है इस तरह से, पोटेंशियल एनर्जी पे कूद गया मैं एकदम से। अब देखो, है ना, आपसे बोल दिया था कि भाई यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर क्यू प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू रख दिया आपने, और इनको मैंने इन्फिनाइट से लाकर एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है उसके ऊपर रख दिया, है ना। व्हाट विल बी द वर्क डन, ये आपसे पूछा है। अरे भैया परेशान हो गए यार। UF माइनस UI इक्वल्स टू माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। एंड माइनस एक्सटर्नल वर्क डन पूछे तो माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल्स टू W एक्सटर्नल। क्लियर है? ओके, तो अभी आपको निकालना है, मतलब आपको निकालना क्या है, आपको UF माइनस UI निकालना है। वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन क्या होता है? कुछ नहीं होता है वर्क डन क्या होता है? ये होता है वर्क डन, खत्म हो गई बात, सिंपल है ना काम। अब देखो, अब उसने बहुत अलग अलग तरीके से बता रखा है आपको, पहले वो Q को लेके आएगा, फिर उसको लेके आएगा, फिर उसको लेके आएगा, फिर उसको लेके आएगा, हर किसी का वर्क डन मिल रहा है ना। ऐसे नहीं करना है यार, आप सिंपल सी बात ये देखो कि सबको लेके आ गए आप, है ना। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? निकाल लेता हूं मैं अभी, है ना। तो क्या होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होगी, 4 हैं ये, A B C D, 4 में होती कितनी पोटेंशियल एनर्जी निकलेंगी? 1 2 3 4 5 6 पोटेंशियल एनर्जी निकलेंगी। साइड वाली पोटेंशियल एनर्जी निकालो सारी की सारी, क्या क्या होंगी? 4 होंगी, है ना। तो 4 कौन कौन सी होंगी? देखो यही निकाल रहा हूं, फटाक से देखना कौन कौन सी होंगी 4। K माइनस Q और Q, यानी Q स्क्वायर और साइन आएगा बिल्कुल माइनस, तो Q स्क्वायर और माइनस साइन आगे आ जाएगा, ठीक है, अपॉन A। K Q1 Q2 बाई R लिख लिया, K Q1 Q2 बाई R इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो K Q1 Q2 दोनों ही Q थे, बस एक माइनस का था तो इसलिए माइनस आ गया, ठीक है, अपॉन R। तो R क्या है? डिस्टेंस दोनों के बीच में A है। अच्छा, ऐसी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होंगी? 4, तो 4। क्लियर है यार, सिंपल चीज है। अच्छा ओके, 1 2 3 4 सारी ऐसी होंगी नेगेटिव वाली, है ना। अच्छा अब ये देखो, ये तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? देखो माइनस
ये वाली देखो, तो ये वाली होगी प्लस के क्यू स्क्वायर बाय के क्यू स्क्वायर बाय के क्यू स्क्वायर बाय, अरे जल्दी बताओ यार, के क्यू स्क्वायर बाय आर। आर कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी है, ए रूट टू है ना, ये डिस्टेंस भी उतनी है ए रूट टू है ना, तो बाय ए रूट टू, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस ही होगा ये भी, के क्यू स्क्वायर के क्यू वन क्यू टू बाय आर, यानी कि आर क्या है वही ए रूट टू, तो ए रूट टू सिमिलर सॉर्ट ऑफ हो जाएंगी है ना। तो देखो भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा आप तो फॉर्मूला अगर मालूम होगा तो देखो आप एनसीईआरटी की तरह भी नहीं चलोगे। एनसीईआरटी में अलग अलग तरह से एक लाया, फिर दूसरे का ऑर्डर निकाल रहा, फिर तीसरे का ऑर्डर, बहुत लंबा ले जा रहा है। अरे सिंपल सा चीज़ है यार, क्या है बहुत सिंपल चीज़ है। देखो आपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, कोई भी चार्ज नहीं था, जीरो हो गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चारों चार्ज आ गए, देखो ये जो जाएगी वही आंसर है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस का 4 के क्यू स्क्वायर बाय ए और प्लस का 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू, और रूट टू से 2 जब कटेगा तो ये रूट टू आ जाएगा, ठीक है ना भाई। यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो अंदर आ जाएगा मेरे पास -4 प्लस रूट टू, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये यूएफ है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास यूएफ है, हाँ ठीक है ना। तो देखो अभी मेरे पास यूएफ आया, अब मेरे को अगर डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालना है तो डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, इसको प्लस कर दो ना, तो वो हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, समझ में आया ना। डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए क्या करूंगा मैं, इसको माइनस से पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यूएफ माइनस यूआई क्या हो जाएगा, यूआई माइनस यूएफ, यूआई तो जीरो है, यूएफ है तो माइनस यूएफ होगा ना आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, भाई कुछ नहीं है, डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालना तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे यार नहीं आया समझ में, यूएफ माइनस यूआई, यूआई तो जीरो हो गया, यूएफ जो है वो है ही सही यूएफ, अब माइनस उधर जाएगा ना, अगर डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालना है तो माइनस यूएफ आएगा ना, तो यूएफ तो निकाल लिया, माइनस यूएफ क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए और 4 माइनस रूट टू, आंसर यही है वर्कडन, चारों को लेके आने का, खत्म बात। समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी बस, खत्म बात, इतना सीखना है, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है कि एक और चार्ज है +2 माइक्रोकूलम का लेट से, या एक और चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू का, हटाओ प्लस कैपिटल क्यू चार्ज एक और है, समझना क्वेश्चन समझना, एक और चार्ज, ये तो क्वेश्चन जो है मैंने क्या बताया कि इन चारों चार्जेस को इन्फिनाइट से स्क्वायर पर लेकर आने में क्या वर्क डन करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, तो वो मैंने निकाला अभी, ठीक है। तो उसमें और कुछ भी नहीं निकालना आपको, यूएफ माइनस यूआई निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, उसने उल्लू बना रखा है। फिर वो बोल रहा है कि भाई एक और चार्ज है प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, उसको इन्फिनिटी से मैं यहां पर लेकर आऊं ओ पॉइंट पर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे, इन चारों की प्रेजेंस में, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दोबारा वर्क डन पूछ लिया इसने, वर्क डन की ऐसी की जैसी, हमें पता ही नहीं वर्क डन क्या होता है ना। तो भाई सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि भाई इन चारों की वजह से यहां पर पोटेंशियल निकाल लो ना यार, क्या होता है अगर हमें इस O पॉइंट पर इन चारों की वजह से V पता है ना, V पता है, तो उस V को मैं इस Q मूवेबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। अरे मैं जानता हूं कि मैंने U को जब Q मूवेबल से डिवाइड किया था ना, तब मेरे पास V आया था, समझ रहे हो। तो अगर मैं V को मल्टीप्लाई कर दूंगा Q मूवेबल से, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ जाएगी क्या, मेरे पास आ जाएगी ना, और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इसका मतलब क्या है, वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल तो क्या थी, समझ में आ रही है मेरी बात, ओके। तो देखो करो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या थी, जीरो थी। अच्छा इनिशियल अगर ये रखे हुए थे तो फिर ये थी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ठीक है। चलो अच्छा इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना, जीरो, के क्यू बाय आर, सॉरी, तो पोटेंशियल निकालता हूं मैं टोटल, है ना, तो के क्यू बाय, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों,
a√2/2 यानी a/√2, तो a/√2, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से निकालता हूं तो -kq/a/√2, ठीक है, ओके। फिर इसकी वजह से निकालता हूं तो +√2kq/a, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल की वजह से, kq/r, है ना, तो kq/r ही लिख रहा हूं। फिर पोटेंशियल निकाल रहा हूं मैं, है ना। देखिए, और एक और होगा -√2kq/a, कितना हो गया, v तो हो गया 0 यार। अगर v 0 हो गया, v 0 होने का मतलब क्या है कि यार यस पॉइंट पर इन चारों की वजह से पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ में आया? हाँ, जब पोटेंशियल ही 0 आ रहा है तो पोटेंशियल, तो देखो ये देखो u इक्वल्स टू, देखो पोटेंशियल 0 आ रहा है ना, पोटेंशियल 0 आ गया, ये पक्की बात है, ठीक है सर। अब u इक्वल्स टू क्या होगा, v इंटू क्यू मूवेबल, है ना। अब v 0 है तो u कितना होगा, 0। खत्म हो गई बात यार, ठीक है। मतलब यहां पर जब रखोगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या हो जाएगी, वहां पे 0 हो जाएगी यार। समझ में आया? और स्टार्टिंग इंफिनिटी से लेते हो तो इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0, तो पूरा 0 वर्क डन। और अगर आप इनिशियल इन चारों को रखे हुए मानते हो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल आई थी हमारी, वो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फाइनल तो 0 होगी, सही। तो फिर ये आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ पिक्चर? बहुत ही आसानी के साथ मेरे ख्याल से आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस करने में समर्थ होंगे अब, है ना। तो देखना, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है, सिंपल चीज है। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है सिर्फ न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग को बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि किस तरह से आप आसानी के साथ इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, डील कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होंगे, आप रिवीजन अच्छी तरह से कर रहे होंगे, आपको एक चीज के बारे में पता होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना। आप रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट की है, रिवीजन अगर आप ढंग से कर रहे होंगे, बार बार इन लेक्चर्स को मेरे देख रहे होंगे, जो कैजुअली बातें मैंने की हैं वो भी आप बहुत ही अच्छी तरह से और समझ रहे होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि बहुत बार मैं कैजुअली बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह जाता हूं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सुनना बहुत जरूरी है। आपके नोट्स वगैरह अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना, पूरा एनालॉजी को समझ रहे होंगे, सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, एप्लीकेशंस भी समझ रहे होंगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप जब न्यूमेरिकल्स किए होंगे तो आपने देखा होगा इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी आज, है ना। तो सब न्यूमेरिकल्स को एक बार और दोबारा करके देखिएगा मेरे कहने से, है ना, और खुद से करके देखिएगा एक बार, है ना, आते हैं या नहीं आते हैं। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब प्रैक्टिस कर लेते हैं हम एक बार तो आदत बन जाती है ना। देखिए समझिए, स्टार्टिंग में जब मैं इनके न्यूमेरिकल्स को ट्राई करूंगा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट एक बार मैं जब प्रैक्टिस में आ जाऊंगा तो ये न्यूमेरिकल्स फिर आपसे अपने आप ही हो जाएंगे। फिर आपको सब जो बड़ी बड़ी बातें अभी लग रही हैं वो बहुत छोटी छोटी बातें लगेंगी, है ना, और बहुत सिंपल तरीके से आप सब चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, है ना। तो आज के लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स थे, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स थे अभी तक के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पोटेंशियल आगे बढ़ाऊंगा। मैंने अभी इसलिए आगे नहीं बढ़ाया बिकॉज मुझे लगा कि भाई आप लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए कि भाई आप पूरा रैपअप करके दोबारा से रिवीजन कर लें एक बार, और न्यूमेरिकल्स को ट्राई करें। आज के जो न्यूमेरिकल्स किए वो भी करना है, पहले जो न्यूमेरिकल्स मैंने सारे कराए वो भी एक बार करना है, रिवाइज कर लें, और सारे न्यूमेरिकल्स जो मैंने कराए वो एक बार खुद से करके देख लें एक बार, है ना। बहुत ही बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी जो भी मैंने करवाया, जो भी आपने जो भी किए अभी तक, वो सारे एक बार वापस से रिपीट करके देख लीजिए। पोटेंशियल वाला भी एग्जाम्पल था कि भाई कहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, है ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटीज है। सबको डिफरेंशिएट करते हुए अच्छी तरह से एक बार रिवीजन पूरा का पूरा कर लीजिए। और ये न्यूमेरिकल्स शुरुआत से ही, अभी आज वाले ही नहीं, शुरुआत से भी सारे न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से कर लीजिए, तो आपको बेटर आइडिया और बेटर नॉलेज मिल जाएगी, और आप एकदम साउंड बन जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा पोटेंशियल के ऊपर। हम सब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।